सो विल स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स और इसको हमने 3 कैटेगरी में किया था। वन वाज फॉर ऑल एसएससी एंड नेक्स्ट वन वाज फॉर that is for working employees, and then third category was for institutions. तो हम लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एंड सेकंड केस दैट इज फॉर ऑल एसएससी एंड फॉर ऑल एम्प्लॉयज हमने डिस्कस कर लिया था। और ऑल एम्प्लॉयज में एचआरए पार्ट जो है, एचआरए पार्ट को काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे in the next chapter, that is under the head income from salaries. तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स में जो थर्ड केस है दैट इज फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो ऑल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशन है जिसमें एग्जेम्प्टेड रहेगा वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इनकम ऑफ एनी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई के अंदर आते हैं, विलेज एंड खादी इंडस्ट्री जिसको कई बार कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए द इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इवन बहुत सारे ऐसे भी एरिया डेवलप किए थे फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज जिसको हम एसईजेड कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो कंपनीज सेलेक्ट की जाती हैं बाय द प्रोसेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, उनको भी 5 इयर्स तक टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं या माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनके इनकम को भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज इनकम ऑफ रेजिमेंटल और फंड ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं उनके रेजिमेंट्स बनते हैं और उन रेजिमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए या उन रेजिमेंट्स के एक्सपेंसेस के लिए कुछ फंड एलोकेट किए जाते हैं। तो वो जो फंड है उन रेजिमेंट का एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है। ये हम किसी एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी डिफेंस पर्सनल की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिमेंट ऑफ ए डिफेंस फोर्स। तो जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनको डिफरेंट रेजिमेंट्स में या स्क्वाड्रंस में किया जाता है। तो उनके जो रेजिमेंटल फंड जो उनको मिलता है, मे बी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो फंड है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Then next one is income of associations for approved scientific research. देखिए ये साइंटिफिक रिसर्च आपने 2 बार देखा। एक बार जब हम फॉर ऑल एसएससी डिस्कस कर रहे थे, तो फॉर ऑल एसएससी के केस में अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी तरीके का रिसर्च एक्टिविटी करता है और उसको उस रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए फंड एलोकेट होता है, वो फंड हो सकता है किसी एजेंसी के थ्रू मिल रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी के थ्रू मिल रहा है, तो उस इंडिविजुअल के लिए वो जो रिसर्च के लिए फंड मिला है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब यहाँ पे जो हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें दैट इज फॉर एन इंस्टीट्यूशन। किसी एक इंस्टीट्यूशन को अगर फंड मिले, जैसे पीआईटी दुर्ग को 1.5 करोड़ का फंड मिला है फॉर दिस वन एंटरप्राइज डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए, तो 1.5 करोड़ फंड जो है दैट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज फॉर रिसर्च एक्टिविटी। और ये रिसर्च एक्टिविटी किसके लिए की जाएगी? फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप देम एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो फंड आया है टू द इंस्टीट्यूशन, दैट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका 100% पर्पस होता है ओनली साइंटिफिक रिसर्च। जैसे बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर आप बार की बात करो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, या इसरो की बात करो,
है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके या डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जिनके इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है टैक्स के लिए, टैक्स से, बिकॉज द कंप्लीट पर्पस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर ओनली फॉर रिसर्च एक्टिविटी। वो कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर द रिसर्च एक्टिविटी ओनली। तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इस तरीके के जितने भी एजेंसीज रहेंगे, दे हैव टू बी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एजेंसीज होनी चाहिए, है ना। ये अप्रूवल कौन करता है? तो देयर इज अ अप्रूवल बॉडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, वो अप्रूव करती है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का जो पर्पस है दैट इज ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, दैट इज फॉर लोकल अथॉरिटी। तो ये लोकल अथॉरिटी क्या होती हैं? तो जो पंचायत होता है ना, पंचायत हो गया, और म्युनिसिपैलिटी हो गई, या सिटी अथॉरिटी हो गई, इस तरीके के जो अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, जो एक सिटी के या एक विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, या फिर किसी एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और इनको कोई इनकम जनरेट होता है। तो जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी सिंपल सा जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, वो एक लोकल अथॉरिटी है। तो इस लोकल अथॉरिटी को, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई बोर्ड होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो भी एक लोकल अथॉरिटी है। ये जितने भी लोकल अथॉरिटी होते हैं उनके कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हो सकते हैं? ये सोर्स ऑफ यस, ग्राम पंचायत, यस प्राची, ग्राम पंचायत भी है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? सो एवरी लोकल अथॉरिटी और पंचायत और म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैव रिक्रिएशनल, और उनके पास कुछ में भी कुछ एरिया होता है, लैंड होता है। तो इन लैंड को, या रिक्रिएशनल हाउस जो होता है, उनको वो रेंट पे दे सकती है, और वो जो रेंट जनरेट होगा दैट विल बी इनकम। वो जो रेंट जनरेट हुआ दैट इज अ इनकम टू दीज लोकल अथॉरिटी। देखिए, ये जो इनकम जनरेट हो रहा है, इस इनकम का पर्पस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लोकेलिटी। तो ये अगेन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है लोकल अथॉरिटी। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज ओनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी। तो इनके भी इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। क्लियर? कंफर्म एवरीवन? यस, क्लियर हुआ अभी तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज इनकम्स ऑफ न्यूज एजेंसी। तो ये न्यूज एजेंसी क्या होती है? न्यूज एजेंसी जैसे एग्जांपल बताइए। न्यूज एजेंसी बड़ा आसान है। न्यूज एजेंसी क्या क्या है बताइए। दैनिक भास्कर, ओके। देखते हैं किसके पास कितना आंसर है। कौन कितने न्यूज एजेंसी के बारे में बता पाता है? पत्रिका, ओके। द हिंदू, नव भारत, हिंदुस्तान टाइम्स, हरिभूमि, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, और कोई? ओके, यस, टीओआईज, टाइम्स ऑफ इंडिया, इतवादा, और कोई है? बस हो गया। नई दुनिया, पुरानी दुनिया, और कुछ? पत्रिका हो चुका है। यूएनआई, ये यूएनआई क्या है? क्रॉनिकल, राइट। अंजलि, ये यूएनआई क्या है? ये पहली बार सुन रहे हैं। क्रॉनिकल, ओके। ये अंजलि, एनी, व्हाट इज दिस यूएनआई? यूनाइटेड न्यूज एजेंसी।
यूनाइटेड न्यूज एजेंसी। ओके अंजलि। सो जब जितना भी आप लोगों ने बताया है, आफरीन ने क्रॉनिकल बताया, धारणी ने पत्रिका, नई दुनिया प्राची ने बताया है, श्रद्धा हितवाद, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, हरिभूमि, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, हरिभूमि पत्रिका, दैनिक भास्कर, ये सभी के सभी ये सभी के सभी न्यूज सेलिंग एजेंसी हैं। दे आर नॉट न्यूज एजेंसी। इनका काम होता है न्यूज कहीं से खरीदना और बेचना, न्यूज को प्रिंट करना और बेचना। जैसे आपको अगर कोई भी न्यूज प्रिंट करवानी है ना, कोई भी न्यूज प्रिंट करवानी है तो आपको उन ये जितने भी न्यूज आपने न्यूज सेलिंग एजेंसी बताई, क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सभी में आप जाइए, पैसा दीजिए और अपने न्यूज को छापिए। तो इनका काम कमर्शियल पर्पस है, इनका काम कमर्शियल पर्पस है। दे आर नॉट न्यूज एजेंसी। तो जैसा अंजलि ने बताया, यूनाइटेड न्यूज एजेंसी और प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ANI, है ना, कौन कौन से हैं? तो ANI क्या है? ANI और ये क्या, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देन वी हैव IANS। तो ये सब क्या है? जैसे आपने UNI बताया, दैट इज यूनाइटेड न्यूज एजेंसी, और PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ANI, दैट इज एशियन न्यूज इंटरनेशनल। ये एजेंसी हैं जिनका काम होता है, यस, हिंदुस्तान समाचार, इनका काम होता है न्यूज कलेक्ट करना और उन न्यूज को, कि ये जितने भी कमर्शियल न्यूज सेलिंग एजेंसी हैं उनको सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इनका जो इनकम होता है, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, समाचार भारती है, हिंदुस्तान समाचार है, और ANI है, यूनाई है, दीज आर न्यूज एजेंसी, और इनके इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। प्लीज नोट, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कल जब भी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, तो आप देखिए हर एक न्यूज के नीचे स्मॉल लेटर में सोर्स लिखा होगा, और सोर्स ऑफ न्यूज क्या दिया होगा? वो या तो PTI होगा, सबसे बड़ा जो न्यूज एजेंसी है, दैट इज PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप देख सकते हो सकता है नीचे लिखा होगा सोर्सेज, समाचार भारती, या फिर लिखा होगा ANI लिखा होगा। और अगर मोस्टली अगर इंटरनेशनल न्यूज है तो ANI लिखा होगा, या फिर IANS लिखा होगा। सो दीज आर न्यूज एजेंसीज, इनके इनकम को एग्जाम्प्ट किया गया है। और बाकी जितने भी हैं, है ना, आपका आज तक, कल तक, परसों तक, ये सारे चैनल्स हैं, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, पत्रिका हो गया, ये सब जो न्यूज इन्होंने परचेज किया इन एजेंसी से, उसको वो सेल आउट करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। तो उनके इनकम को एग्जाम्प्ट नहीं किया गया, ओनली फॉर न्यूज एजेंसी के इनकम को एग्जाम्प्ट किया गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को क्लियर हुआ ये बात कि न्यूज एजेंसी अलग चीज है, न्यूज चैनल अलग है, न्यूज पेपर, ये सब अलग चीजें हैं? यस पार्थ? ओके। ओके ऋषभ, मानसी, निखिल, हरनीत। ओके, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ हॉस्पिटल और अदर सच इंस्टीट्यूशंस। प्लीज नोट हियर, वर्ड लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कोई हॉस्पिटल ये क्लेम करता है कि वो हॉस्पिटल नॉट फॉर प्रॉफिट है, तभी उसके इनकम को एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स किया जाएगा। तो ऐसा नहीं क्लेम मैंने कर लिया, मैं, मेरा एक हॉस्पिटल है, मैं क्लेम कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप क्लेम करते हो कि द हॉस्पिटल इज नॉट फॉर प्रॉफिट, तो उसकी स्क्रूटनी होगी, उसका उसका वेरिफिकेशन होगा, उसका रेगुलर ऑडिट होगा, और उसके थ्रू डिक्लेयर किया जाएगा to the income tax department कि this hospital or this particular institution is not for profit organization। तो ऐसे हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशंस के इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाएगा जो ये डिक्लेयर करे कि जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल का, 100% इनकम generated by this hospital is used for meeting the expenses of hospital or for the
पेशेंट्स एंड ऑल। ठीक है, तो हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल नहीं है, ये वही हॉस्पिटल होंगे जो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं। Yes, it can be private as well as government, both, but they have to declare that these hospitals are not for profit hospitals. ठीक है, इसी तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बीआईटी एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तो इसके भी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर ये डिक्लेयर करता है कि दिस इंस्टीट्यूशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट, तब उसका असेसमेंट होता है, ऑडिट होता है, और फिर उसके इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाता है। सिमिलरली वेरियस यूनिवर्सिटीज आर देयर। नॉर्मली जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव टू डिक्लेयर दैट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं which will be exempted from tax. Last one is income of investor protection fund. Investor protection fund. अब ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है वो समझ लेते हैं। कि सपोज कोई पर्सन, वेरी सॉरी, सपोज कोई एम्प्लॉय अपने इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने सैलरी का कुछ पोर्शन एनपीएस को देता है, जिसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कहते हैं। ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को देता है। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, एम्प्लॉय का जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इस एम्प्लॉय के इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं लिया जाता। और ये जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टू द फंड हाउस, टू एनपीएस जो होगा, जो एक ट्रस्ट के थ्रू फॉर्म होगा, ये एनपीएस इस फंड को ग्रोथ करने के लिए अलग अलग जगह इसको इन्वेस्ट करेगी। कहाँ इन्वेस्ट करेगी? तो हो सकता है कि ये जो एनपीएस है या ये जो ट्रस्ट है, इस पर्टिकुलर इनकम को शेयर मार्केट में लगाएं, या डेट मार्केट में लगाएं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करे, सो दैट जितने भी यहाँ पे फंड रिलेटेड है वो ग्रो करे। जब ग्रो करेगा तो इस no, it's not mutual fund, प्राची, it's not a mutual fund, it's a NPS, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है, या इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में किया जा सकता है, शेयर मार्केट में किया जा सकता है, सो दैट ये जो फंड एक्यूमुलेट हुआ है, ये फंड ग्रो करे। क्या मतलब है कि दिस फंड हाउस और दिस एनपीएस विल रिसीव इनकम। अब इस इनकम कहाँ से होगा? अगर ये डेट मार्केट में उसने इन्वेस्ट किया हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिलेगा, म्यूचुअल फंड में डाला हुआ तो एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारे सोर्स ऑफ इनकम बन जाएंगे इन एनपीएस का। तो गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के जो भी इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को एग्जेम्प्ट किया है। किसके हैंड में? ट्रस्टी के हैंड में या फंड हाउस के हैंड में। इस इनकम का कौन सा इनकम? जो इंटरेस्ट के थ्रू, या जो डिविडेंड के थ्रू, या जो एनएवी के ग्रोथ के थ्रू जनरेट हुआ है, उस पोर्शन पे, उस पार्ट पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट प्लीज नोट हियर, ये अब किसका अमाउंट है? दिस इज ऑफ एम्प्लॉइज। तो जब, और ये कब दिया जाएगा एम्प्लॉय को? जब एम्प्लॉय रिटायर होगा। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा, इस फंड हाउस से उसको रिटर्न किया जाएगा ग्रोथ के साथ, है ना। तो जो भी वो हर मंथ में डिपॉजिट कर रहा है, जो एक्यूमुलेट हुआ है रिटायरमेंट का, जितना भी एक्यूमुलेटेड है, और उस पर जो एवरेज ग्रोथ बना, वो कंप्लीट अमाउंट उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा। अब इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय,
ये जो इनकम आया फ्रॉम एनपीएस वो टैक्सेबल होगा। फिर से ध्यान देंगे, कौन सा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा? ट्रस्टी के हैंड में जो इनकम जनरेट हो रहा है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जब यही इनकम एम्प्लॉय को दिया जाएगा देन दैट विल बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक इंस्टीट्यूशन है और एम्प्लॉय एक इंडिविजुअल है। तो एम्प्लॉय के हाथ में आएगा तब तो टैक्स होना है, लेकिन इंस्टीट्यूशन कौन सा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इंस्टीट्यूशन के हाथ में जब इनकम आएगा, कहां से आएगा? डिविडेंड के थ्रू और इंटरेस्ट के थ्रू और एनएवी के थ्रू, सो दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। So all these are sources of incomes of various institutions which are exempted from tax. एक बार ब्रीफ में देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछिए। खादी एंड विलेज, फंड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, साइंटिफिक रिसर्च, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, वर्ड जरूर यूज करेंगे, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च। देन वी हैव लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपैलिटी हो गया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, न्यूज एजेंसी लाइक पीटीआई, एएनआई, यूएनआई, then hospitals which are not for profit, educational institutions and universities which are not for profit, and investor protection fund। ये सभी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम टैक्स। इज इट क्लियर टू एवरी? कोई डाउट है तो पूछेंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर एनी डाउट। No doubt? Please confirm everyone. Okay. Any doubt? किसी को कोई डाउट नहीं आया तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we'll move to next topic, this last topic of this particular unit, and this is residential status. रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है? रेजिडेंशियल स्टेटस इज समथिंग रिलेटेड टू रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप, ये दो अलग अलग बात है, ये दो अलग अलग चीज है। यहाँ पे जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं दैट इज इन रिलेशन टू चार्जिंग टैक्स। सिटीजनशिप नागरिकता की बात होती है और रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में कितने दिन रहे उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इंडिया में एक सिटीजन जो इंडियन सिटीजन है, नॉट नेसेसरी वो इंडिया में 365 डेज रहे, और उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उसको टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा। फिर से समझते हैं। देयर इज नो कंडीशन कि कोई इंडियन सिटीजन है तो उसको इंडिया में टैक्स देना ही है। टैक्स की लायबिलिटी ये डिपेंड करती है कि जो इंडिविजुअल है या जो एसएससी है, वो एसएससी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है और वो इंडिया में कितने दिन रहा है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो जो एसएससी है वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स 1961 में लॉ मेकर्स ने ये डिफाइन किया है कि किसी भी एसएससी के सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर और उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जब भी हम किसी भी एसएससी का टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करें। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब यह है कि वो इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो इंडिया में कितने दिन रुका है, जो वो काउंट होगा नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, स्टेज इन इंडिया, जितने दिन वो इंडिया में रहा है, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू जज वेदर ही विल बी चार्ज्ड टैक्स और नॉट। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे डिटर्मिनेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस इज फॉर determination of residential status of a person, which is very important for the purpose of levy tax। टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स चार्ज होगा कि नहीं होगा,
ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के, उस पर्टिकुलर एसएससी के या पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे, एज इनकम इज लेड बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम किसी एक पर्सन को रेजिडेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे, या तो हम उसे मान रहे होंगे या नहीं मानेंगे। अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है तो इसमें दो फर्दर कंडीशन क्रिएट होती है। अगर वो रेजिडेंट है तो उसमें दो फर्दर कंडीशन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम ओ आर या आर ओ आर भी बोलेंगे। ओ आर बोल रहे होंगे या आर ओ आर बोल रहे होंगे। ये आर ओ आर का क्या मतलब है? रेजिडेंट, दिस इज रेजिडेंट, ये वाला रेजिडेंट, एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये क्या होता है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। राइट नाउ टर्मिनोलॉजी को समझिए, टर्मिनोलॉजी क्या है और उसके बेसिस पे हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जब हम किसी एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो दो ब्रॉड कैटेगरी आ सकती है। पहला, या तो वो रेजिडेंट होगा या नहीं होगा। अब अगर वो रेजिडेंट है तो उसको रेजिडेंट हुआ है तो उसको दो फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं ओ आर, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर उसी को बोलते हैं आर ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दूसरा केस हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो इसको आप एन ओ आर ऐसा देखोगे, एन ओ आर, या फिर आर एन ओ आर, आर एन ओ आर। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करते हैं? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर बोला जाएगा रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो हमारे पास ब्रॉड कैटेगरी है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को एन आर, नॉन रेजिडेंट को एन आर, ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई है, नॉन रेजिडेंट एन आर, और रेजिडेंट जो रहेगा उसको आर बोलेंगे। रेजिडेंट का दो क्लासिफिकेशन है, ओ आर जिसको आर ओ आर भी कहते हैं, या फिर एन ओ आर जिसको आर एन ओ आर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन या उनका रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से चेक किया जाएगा? उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाएगा कि वो इंडिया में कितने दिन रुके हैं, कितने दिन वो रहे हैं, और क्या उसको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या उनका इनकम इंडिया में जनरेट या बाहर जनरेट हुआ। ये सारे पैरामीटर डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है, जिस फ्लो चार्ट के बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ओआर है कि एनओआर है। ये सारा जो क्लासिफिकेशन है किसी एक पर्सन का वो इसके बेसिस पे समझा जा सकता है। तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और एवरी ईयर जो भी एग्जाम होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसको ध्यान से समझ लेंगे, देखेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो समझने में आसान रहेगा। पहला जो कंडीशन हम क्या करेंगे, बेसिक कंडीशन कुछ डिफाइन करेंगे। बेसिक कंडीशन क्या है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन इन बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। अगर वो बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है, इफ द पर्सन सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन, तब वो रेजिडेंट कहलाएगा। एंड whereas if he does not satisfy the basic conditions, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। नॉन रेजिडेंट मीन्स NR। अगेन there will be basic conditions, two basic conditions, उसमें से
अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट। इफ दैट पर्सन डू नॉट सेटिस्फाई बोथ बेसिक कंडीशंस देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट, एनआर कहेंगे उसे। क्लियर? ठीक। अब अगर वो रेजिडेंट है, अगर वो रेजिडेंट है तो अब हम इसको दो एडिशनल कंडीशंस पे चेक करेंगे। दो एडिशनल कंडीशंस। अब ये दो एडिशनल कंडीशंस क्या है, नीचे लिखी हुई है। एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है, ध्यान से सुनेंगे, रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब एडिशनल कंडीशन तभी हमें चेक करना है जब वो पर्सन इस बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका हो। मतलब दिस एडिशनल कंडीशन विल बी चेक्ड ओनली फॉर रेजिडेंट पर्सन। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years इन द प्रीवियस 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इस टर्मोलॉजी को ध्यान से समझेंगे, ये टर्मोलॉजी को ध्यान समझेंगे। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि जो रेजिडेंट है इंडिया का, वो एटलीस्ट 2 years में, एटलीस्ट 2 years में, एटलीस्ट 2 years में ही शुड बी रेजिडेंट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझेंगे। हमारा इस समय का असेसमेंट ईयर क्या है या प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर बताइए। करेंट प्रीवियस ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। यस एवरीवन रिप्लाई। 1920, दिस इज प्रीवियस ईयर 1920, राइट? तो 1920 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। 1920 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, दिस इज द करेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इस प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में क्यों चेक करना है? क्योंकि हम असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर में इसको असेस कर रहे हैं कि टैक्स पे करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस प्रीवियस ईयर में क्या वो रेजिडेंट है? इस प्रीवियस ईयर में क्या वो रेजिडेंट है? अगर आंसर आता है यस, अगर आंसर आता है यस, इस प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट है, तब हम एडिशनल कंडीशन नंबर 1 चेक करें। अब एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर वो रेजिडेंट है, मतलब 1920 का रेजिडेंट है, तब आप ये चेक करें कि क्या वो एटलीस्ट 2 years, एटलीस्ट 2 years की बात हो रही है, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट 2 years रेजिडेंट रहा हो इन द 10 प्रीवियस ईयर। मतलब 1920 के नीचे के जो 10 प्रीवियस ईयर्स होंगे, 10 प्रीवियस ईयर्स कौन से होंगे? एक होगा 1819, एक 1819 हो गया। ठीक है, उसके पीछे क्या होगा? 1718 होगा, उसके पीछे 1718 होगा, राइट? तो इस तरीके से आप, इस तरीके से आप 1920 के, 1920 के प्रीसीडिंग, 1920 के पीछे 10 ईयर्स आप लेंगे, 10 प्रीवियस ईयर लेंगे, और उन 10 प्रीवियस ईयर्स में किसी भी 2 ईयर में, कोई भी 2 ईयर में अगर वो वापस रेजिडेंट रहा हो तो उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। क्या ये क्लियर हुआ? ध्यान देंगे यहाँ पे, बहुत क्लियरली इसको समझना है, बहुत क्लियरली समझना है। रेजिडेंट इन इंडिया फॉर, ये रेजिडेंट इन इंडिया कहाँ से आ रहा है? ये रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया बेसिक कंडीशन से प्रूव हुआ है। बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट इन इंडिया प्रूव होने के बाद ही हमें ये चेक करना है कि इस प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 प्रीवियस ईयर लेना है, और उस 10 प्रीवियस ईयर में किसी भी 2 ईयर में, एनी 2 ईयर में, एटलीस्ट एनी 2 ईयर में अगर वो रेजिडेंट है तो उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, दिस इज एडिशनल कंडीशन, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाई की है। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? एनी डाउट हियर? एनी डाउट? यस, सभी को क्लियर हो गया? ओके, ठीक, यस, ओके।
अब सेकेंड एडिशनल कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया, ओके, तभी हम सेकेंड देखेंगे। अगर फर्स्ट ही क्लियर नहीं होता, फर्स्ट कंडीशन ही क्लियर नहीं होता, तो आप उसको RNOR कह दो, या फिर आप उसको क्या कह दो, NOR। NOR क्या है? नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, मतलब वो रेजिडेंट तो है पर नॉट ऑर्डिनरली है। नॉट ऑर्डिनरली, ये ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरली, दीज आर जस्ट अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू assess a person for paying tax। ठीक है, उसके सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे और उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ये टर्मिनोलॉजी दी गई है। ठीक, तो पहला एडिशनल कंडीशन होगा। अब आते हैं सेकंड एडिशनल कंडीशन। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है कि physically present in India for at least physically present in India for at least 730 days, physically present in India for at least 730 days during 7 previous years preceding the previous year। ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले तो ये प्रूफ होना जरूरी है कि वो रेजिडेंट है। वो हमने प्रूफ कर दिया 1920 से। 1920 से अगर प्रूफ हो गया तो हमने फर्स्ट कंडीशन देखा। पहला एडिशनल कंडीशन ये था कि एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 साल तक वो वैसे ही रेजिडेंट प्रूफ हुआ हो जैसा इस साल प्रूफ हुआ है। तो उसने फर्स्ट कंडीशन प्रूफ कर लिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब आते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 2। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब यहां से 1819 से नीचे हम 7 ईयर्स तक जाएंगे। 1920 से नहीं, 1819 से नीचे 7 ईयर्स तक, विच इंक्लूड 1819। और फिर हम ये चेक करेंगे क्या वो इंडिया में in total, in any, not necessarily, in total 7 years में 730 days, 7 years में 730 days फिजिकली प्रेजेंट रहा है क्या। अब ये 730 डेज का मतलब समझिए, हो सकता है कि 1890 में वो 10 दिन के लिए आया, 1718 में वो 50 दिन के लिए आया, उसके पीछे 2 दिन के लिए आया, उसके पीछे 2 महीने के लिए आया। सो यू हैव टू काउंट एवरी डेज ऑफ हिज स्टे इन इंडिया, एवरी स्टे इन इंडिया। और अगर वो क्यूमुलेटिव डेज 730 बनता है, अगर वो क्यूमुलेटिव डेज 730 बनता है इन द लास्ट 7 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो उसने सेकंड एडिशनल कंडीशन फुलफिल की। और अगर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उसको OR बोलेंगे, या ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। लेकिन अगर इनमें से वो कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उस केस में वो रेजिडेंट जो है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। क्या ये क्लियर हुआ आपको? दोनों एडिशनल कंडीशन क्लियर हुआ सभी को? यस, प्लीज कंफर्म। ओके, सभी को क्लियर हो गया? ओके, गुड। तो चलिए बेसिक कंडीशन देख लेते हैं। बेसिक कंडीशंस क्या है? तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, आर है कि NR है, जो पहला स्टेप था, फ्लो चार्ट का जो पहला स्टेप था, जहां पे हम ये चेक कर रहे थे कि एक पर्सन रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए दीज आर बेसिक कंडीशन। यहां ध्यान देंगे A और B 2 कंडीशन दिया गया है और इसके बीच में बड़ा सा और दिया है। दिस मीन्स दैट उस पर्टिकुलर पर्सन को इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। कोई भी एक और दिया है तो कोई भी एक।
अब समझते हैं पहला कंडीशन क्या बोल रहा है। फर्स्ट बोलता है, if the individual stayed in India for a period of 182 days or more during relevant previous year, he is resident of India। समझिए, अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, अगर ये असेसमेंट ईयर कौन सा है, ठीक है, असेसमेंट ईयर है 20, ये अगर मेरा असेसमेंट ईयर है तो इसके लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा, इसके लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होगा 1920। तो इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, इस 1920 में, जिसमें हम सोर्स ऑफ इनकम काउंट करेंगे, इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर पर्सन 182 डेज या इससे ज्यादा स्टे किया है इंडिया में, तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे, उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। राइट प्रश्न, यस। बी कंडीशन बोलता है कि सपोज एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता, सपोज 190 डेज है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया, 182 डेज है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया, 175 डेज है या 181 डेज है, तो वो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। उस केस में क्या करना है, अगर वो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम और पे जाएंगे, और कंडीशन को चेक करेंगे। और कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझेंगे, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा स्टे करता है तब तो वो रेजिडेंट है, पर सपोज वो इंडिया में 181 डेज स्टे किया, 181 डेज स्टे किया, तो और कंडीशन ये बोलता है, इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 और मोर डेज, तो 181 ऑब्वियसली 60 डेज से ज्यादा है इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, क्या है, एंड 365 days or more, 365 days or more during the 4 preceding previous year। ये जो 4 preceding previous year है, ये relevant previous year के पीछे के, relevant previous year के पीछे के 4 साल में अगर उसका एक्यूमुलेटिव स्टे इन इंडिया 365 या उससे ज्यादा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी उसको रेजिडेंट माना जाएगा। दोनों को फिर से समझते हैं। मैं बेसिक कंडीशन चेक कर रहा हूँ। बेसिक कंडीशन हमें क्यों चेक करना है, बेसिक कंडीशन हमें चेक करना है कि हम इन पर्सन को रेजिडेंट माने या नॉन रेजिडेंट माने। तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट मानने के लिए यहाँ पे जो हमने बेसिक कंडीशन की बात की थी, ये जो बेसिक कंडीशन की बात की थी, ये दो बेसिक कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन क्या है, पहला बेसिक कंडीशन है कि अगर इंडिविजुअल 182 डेज या उससे ज्यादा स्टे करता है, कब, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जिस ईयर आप असेसमेंट कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर में। तो अगर 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है, 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है, तो वो तो रेजिडेंट है। सपोज वो 182 डेज से कम स्टे कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको ये चेक करना है क्या वो पर्सन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 1920 में 60 या उससे ज्यादा स्टे किया है। इफ आंसर इज यस, उसके साथ हमें ये भी चेक करना है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे के साल में उसका एक्यूमुलेटिव स्टे इन इंडिया क्या 365 या उससे ज्यादा हुआ। अगर हुआ है तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगा। क्या ये सभी को क्लियर हो पाया, ये बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन तो हमने देख लिया था, एडिशनल कंडीशन कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल का रेजिडेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में उसका टोटल स्टे 730 डेज होना चाहिए। दिस इज एडिशनल कंडीशन जो OR और NOR के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है। वेयर एज बेसिक कंडीशंस आर टू कैटेगराइज अ पर्सन इनटू रेजिडेंट एंड
नॉन रेजिडेंट। ओ आर और एनआर के क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक कंडीशन है, ओ आर और एनओआर के लिए एडिशनल कंडीशंस है। क्या ये सभी कंडीशंस क्लियर हुए? कि ये सारे कंडीशन क्लियर हो पाए? कहीं पे कोई आपको डाउट आ रहा है? मैं ब्लूटूथ से नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आप टाइप करिए, क्या सभी को ये क्लियर हुआ? नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो यहाँ पे विल क्लोज हियर। और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एक्सेप्शंस के साथ साथ हम जितने भी पर्सन हैं, जैसे इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फिर आईओपी है, बीओआई है या फिर कंपनी है, फर्म है, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, इनका असेसमेंट कैसे होगा, इनका क्लासिफिकेशन आर और एनआर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन मैं आपको ये स्लाइड शेयर करूंगा, इन कंडीशंस को वापस चेक करिए। इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि इसके बेस पे एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं और वो क्वेश्चंस 8 to 10 मार्क्स के आते हैं। तो एकदम सॉलिड इसका आपको पकड़ होना चाहिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सो दैट एटलीस्ट 8 और 10 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल होगा तो कंप्लीट मार्क्स भी मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आई विल शेयर these slides to you, इसको आप एक बार देखेंगे। if there is any doubt we can discuss in WhatsApp group or we can discuss in next class। ठीक है, till then thank you very much, bye bye।